नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोपाल विष्णु और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रैंडम थॉट्स पर। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था व्याकरण की शुरुआत की थी और उसमें शुरुआत में हमने पढ़ा था ध्वनियों का वर्गीकरण स्वर और व्यंजन के रूप में। दो अलग अलग व्यंजन और स्वर के रूप में हमने ध्वनियों का वर्गीकरण देखा और आज हम स्वर और व्यंजन दोनों का विस्तृत वर्गीकरण देखेंगे और उसके बाद आगे की कक्षाओं में हम शब्दों में उनको उत्पत्ति के आधार पर देशज विदेशज तत्सम तद्भव और उसके बाद यौगिक योग रूढ़ मूल शब्द आदि के बारे में संज्ञा सर्वनाम जो विकारी अविकारी शब्द है उनके बारे में भी हम विस्तार से टॉपिक वाइज वीडियो लेकर आपके समक्ष उपस्थित होते रहेंगे। आज हम पढ़ते हैं स्वर और व्यंजनों का विस्तृत वर्गीकरण। सबसे पहले हम देखते हैं स्वर ध्वनियों का वर्गीकरण। स्वर ध्वनियों में सबसे पहले देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर स्वर, और उत्पत्ति के आधार पर स्वर दो भागों में बांटे जाते हैं, दो रूप में होते हैं। एक होता है मूल स्वर और एक होता है यौगिक स्वर। मूल स्वर के अंदर अ, ई, उ और री, ये चार मूल स्वर होते हैं। कितने मूल स्वर होते हैं? चार। और बाकी जो बचे 7, क्योंकि स्वर कितने होते हैं? मूल रूप से स्वर 11 होते हैं और उसमें से 4 मूल स्वर होते हैं और 7 यौगिक स्वर होते हैं। अब 7 यौगिक स्वरों को भी दो भागों में बांटा गया है, एक है दीर्घ स्वर और एक है संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वर में जो मूल स्वर थे 4, उन्हीं का दीर्घ रूप है। जैसे अ का दीर्घ रूप आ, ई का दीर्घ रूप ई, उ का दीर्घ रूप उ। लेकिन इस री का कोई दीर्घ रूप नहीं होता है। दीर्घ रूप सिर्फ और सिर्फ अ, ई और उ का होता है और उसी का दीर्घ रूप है आ, ई और उ। ये 3 क्या होते हैं? दीर्घ स्वर होते हैं, 3 दीर्घ स्वर। और संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर के अंदर 4 होते हैं, ए, आई, ओ और औ। 4 ये संयुक्त स्वर होते हैं। और ये संयुक्त स्वर है, ये किससे बनते हैं? ये मतलब असमान स्वरों का योग है और ये समान स्वरों का योग, मतलब ए, आई और औ जो बनते हैं। तो ये अ या आ में जब ई या ई को जोड़े तो बनते हैं ए और आई, और जब अ और आ में उ और उ जोड़े तो बनते हैं ओ और औ। ये इस प्रकार इनका निर्माण होता है। इसलिए ये असमान स्वर, मतलब अ आ के साथ ई और ई जुड़ते हैं, अ और आ के साथ उ और उ जुड़ते हैं, इसलिए इसे कौन से स्वर कहते हैं? असमान स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मैं यहां लिख देता हूं, इसको मेंशन कर देता हूं थोड़ा सा। इसलिए ये असमान स्वरों का योग, और ये होते हैं, ये समान स्वरों का योग होते हैं। मतलब मूल स्वर इसी के जैसे ही अ और अ मिलकर आ बन रहे हैं, और ई का दीर्घ रूप, ई और ई का दीर्घ रूप जब हम दीर्घ संधि पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि समान ध्वनियों का दीर्घीकरण, मतलब अ और अ मिलके आ बनाते हैं या फिर आ और आ मिलके आ बनाते हैं, या ई और ई मिलके ई बनाते हैं। तो ये हम दीर्घ संधि के अंदर जब संधि पढ़ेंगे तो उस वक्त ये बातें विस्तार से वापस हम एक बार समझ लेंगे। लेकिन ये होता है समान स्वरों का योग, समान स्वरों का योग। दीर्घ स्वर समान स्वरों का योग होता है, संयुक्त स्वर होते हैं वो असमान स्वरों का योग होते हैं। ये तो था उत्पत्ति के आधार पर स्वर, और स्वर को हम एक उच्चारण स्थान के आधार पर भी देख लेते हैं। उच्चारण स्थान क्या होता है कि जब हम किसी स्वर या व्यंजन किसी भी ध्वनि का उच्चारण करते हैं तो मुंह के किसी एक विशेष भाग का उसमें योगदान होता है। जब उच्चारण करते हैं तो या तो जीभ का किसी स्थान पर स्पर्श करना या फिर जिसकी सहायता से हम ध्वनि को उच्चारित करते हैं उसे ही उच्चारण स्थान कहते हैं। उच्चारण स्थान पे स्वर देखते हैं हम जब अपना मुंह देखते हैं, हम मुंह की एक बार मैं यहाँ ग्राफिक्स के द्वारा मैं थोड़ा बता देता हूँ, चित्र के द्वारा। ये जैसे आपका चेहरा है, इस चेहरे के अंदर ये ऊपर वाला जो जबड़ा भाग इसको देखते हैं, तो सबसे लास्ट में जो अंत में जहां से आवाज निकलती है जहाँ अपन देखेंगे तो एक छोटा सा पॉइंट टाइप होता है, वो कंठ कहलाता है। वहीं से ध्वनि
उच्चारित होती है। और कंठ से ऊपर की तरफ आते हैं तो एक चिकना सा भाग होता है ऊपर की तरफ, वो तालु कहलाता है। और तालु से थोड़ा आगे आएंगे तो दांतों के जस्ट पीछे वाला भाग जो बहुत ही कठोर भाग होता है, आप अंगुली घुमा करके देखना, वह मुर्दा कहलाता है। क्या कहलाता है? मुर्दा। दंत दांत तो आप सामने देख ही रहे हैं, और होठ जो आगे। तो इसके आधार पर हम स्वरों को किस प्रकार लिखते हैं? सबसे पहले कंठ, उसके बाद तालु है, उसके बाद मुर्दा है, और उसके बाद ओष्ठ है। और आ जो स्वर है ये कंठ से ध्वनि निकलती, ये कंठ से आवाज आ रही है, इसलिए कंठ। और तालु ई और ई बोलते हैं, जब ई बोलेंगे तो जीभ एक ऊपर की तरफ थोड़ा सा स्पर्श करती है, वो तालु पर स्पर्श करती है, इसलिए इसे तालव्य स्वर भी कहते हैं। और तालु इसका उच्चारण स्थान है। और मुर्दा री, री, जब आप री का उच्चारण करेंगे तो जीभ ऊपर झटके से ऊपर की तरफ दांतों से थोड़ा सा पहले टच होती है, इसीलिए इसे मुर्दा या मूर्धन्य स्वर कहते हैं। और जब ऊ और ऊ बोलते हैं तो इसका उच्चारण आप देखेंगे ऊ, ऊ जब करते हैं तो मुंह होठों की सहायता से बोला जाता है, होठ गोलाकार आकृति में आ जाता है, इसीलिए इसे ओष्ठीय स्वर भी कहा जाता है। इसके अलावा जो यहाँ सारणी के माध्यम से देखेंगे, कंठ में और आ है, तालु में ई और ई है, मुर्दा में री, ओष्ठ में ऊ और ऊ। और जब हम ए और आई बोलते हैं, ए और आई मतलब इसमें ए और आई बनता कैसे? आपने देखा ए और बनता है और आ के साथ ई और ई मिलता है। और आ ध्वनि कौन सी है? जो और आ की ध्वनि आपने देखी कहां से? कंठ से आ रही है, इसलिए ये कंठ से। और ई और ई जो देखते हैं, ई और ई किस में आता है? तालु में, इसलिए ये शब्द ए और आई है, इसको कंठ तालु कहते हैं। क्या कहते हैं? कंठ तालु कहते हैं। और इसी प्रकार कंठोष्ठ, कंठोष्ठ में आप देखेंगे और ओ औ, मतलब क्यों? क्योंकि और औ किससे मिलकर बना था? अ आ और ऊ और ऊ से मिलकर। अ आ किस में आता है? कंठ में आता है, तो इसलिए कंठ। और ऊ और ऊ किस में आता है? ओष्ठ में आता है, इसीलिए इसे कहा गया कंठोष्ठ कहा गया। तो ये था उच्चारण स्थान के आधार पर। एक बार और देख लेंगे। अ और आ है कंठीय ध्वनि, इसे क्या कहते हैं? कंठीय स्वर कहते हैं, कंठ से बोली जाती है। ई और ई है वो तालु से बोली जाती है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? तालव्य कहा जाता है। और री है वो मुर्दा से, इसीलिए इसे मूर्धन्य कहा जाता है। और आगे ऊ और ऊ है वो ओष्ठ से, जब आप बोलेंगे तो ओष्ठ होठों की सहायता से। और कंठ और तालु ए और आई, ए और आई कंठ तालु से क्यों होता है? मैंने यहाँ पर बताया आपको, क्योंकि ये अ आ और ई, मतलब अ आ था कंठ का और ई और ई था तालु से, इसीलिए इसे कंठ तालु कहा जाता है। और औ बोला जाता है, वो दोनों की सहायता से अ आ और ऊ की ध्वनि आती है, इसलिए अ आ किस में आता है? कंठ में आता है, और ऊ आता है ओष्ठ में, इसीलिए इसे कहा गया कंठोष्ठ ध्वनि। ये तो था स्वरों का विस्तृत वर्गीकरण। इस प्रकार अगले टॉपिक में हम आगे बढ़ते हैं, व्यंजनों या व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण। व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण में हम आज देख लेते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर। सबसे पहला उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन। उच्चारण स्थान अभी स्वरों के समय भी हमने जो बात की उसी प्रकार और पिछली कक्षा में भी हमने देखा था, आपको कुछ परिचय करवाया था इनका व्यंजनों का कि ध्वनि कहां से निकलती है। उच्चारण स्थान और ये है व्यंजन। उच्चारण स्थान कंठ, कंठ आपको बता दिया क्या था? सबसे लास्ट वाला पॉइंट वाला भाग कंठ, उसके ऊपर जो एकदम गहरा गड्ढे टाइप होता है, चिकना भाग होता है, वो होता है तालु। और उससे आगे हम थोड़ा सा ऊपर बढ़ते हैं, उंगली घुमा के देखो आप, एक कठोर सा भाग, खुरदरा सा भाग होता है, वह कहलाता है मुर्धा। और उसके आगे दंत और होठ जो आप बाहर से देख रहे हैं। अब सबसे पहले कंठीय वर्ग, क वर्ग, जो क वर्ग के 5 वर्ण होते हैं, 5 के 5 किस में आते हैं? कंठ में आते हैं। जब बोलेंगे क, ख, ग, घ, ng, तो ये सारी ध्वनि कंठ से निकल रही है, इसीलिए इसे क्या कहा गया? कंठीय वर्ण कहा गया। क्या कहा गया? कंठीय। इसे हम कह सकते हैं कंठीय भी कहते हैं। अब अगला तालु। तालु, तालु जहां जीभ है वो तालु को स्पर्श करेगी जब इन पूरे वर्ग का उच्चारण करेंगे। च वर्ग है वो पूरा तालव्य होता है। च वर्ग में च, छ, ज, झ और य, ये 5 तालु में आता है। उसके साथ साथ य और छ। मैंने आपको कहा इसको हम तालव्य छ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तालव्य छ। ये छ बोलेंगे तो छ बोला जाता है, स नहीं है। ये सारे उच्चारण स स स ह तीनों एक जैसे बोलते हैं, वह स नहीं, इसे बोलते हैं छ। इसीलिए बोला जाता है छ को, क्योंकि ये तालव्य है।
और इस च के प्रकार ध्वनि आती है इसके अंदर, इसलिए छ बोलते हैं इसे। और य भी बोलते हैं, तो वह भी जीभ है वो तालु को स्पर्श करती है। पिछले जो सबसे लास्ट वाले दांत होते हैं, दाढ़ होती है, उनके ऊपर वाले भाग में जीभ स्पर्श करती है। आप बोल के देखें य, च, छ, ज, तो ये वहां पर स्पर्श कर रही है। तो ये और छ भी किसमें आता है? तालु में आता है। उसके बाद मुर्दा, और तालु में आने के कारण से तालव्य भी कहा जाता है, तालव्य व्यंजन आ गया था मुर्दा। मुर्दा जो कठोर वाला भाग, जो हमने री के समय आपने देखा था, इसमें जो मुर्दा में आता है री, मुर्दा में ट वर्ग पूरा मुर्दा में आता है। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण, ये ण है। और इसके अलावा य के बाद र, ये भी मुर्दा में आता है, क्योंकि री का जो उच्चारण कर रहा था मूर्धन्य मुर्दा के अंदर र, और ये छ, ये ट के प्रकार से बोला जाएगा, वो छ था, ये छ। तो छ बोलते वक्त थोड़ा सा मुर्दा के ऊपर स्पर्श करेगा, छ। और अगला है दंत्य ध्वनि। कौन सी? दंत से बोले, मुर्दा के बोलने के कारण इसे मूर्धन्य कहा जाता है। अब अगली दंत्य, दंत से बोलने के कारण इसे दंत्य ध्वनि भी कहा जाता है। दंत्य व्यंजन, दंत में त वर्ग पूरा दंत में आता है। त वर्ग, त वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, त, थ, द, ध और न। ये 5 वर्ण 5 के 5 दंत में आते हैं, दंत से दांत की सहायता से बोले जाते हैं। और इसके अलावा य, र के अलावा ल बोलेंगे तो भी दांत पे जीभ स्पर्श करती है। ल बोल, आप उच्चारण करके देखो, दांत को जीभ स्पर्श करेगी। और ये कहते हैं स, अभी ये स, इसमें स जब बोलते हैं तो ये ध्वनि ये दांत की सहायता से जब जीभ दांत को स्पर्श करती है, ये स का उच्चारण ये होता है। समझ में आई ना आपको बात? तो ये त वर्ग के अलावा ल और स भी किसमें होता है? ये दंत्य, इसीलिए दंत्य ध्वनि दांतों की सहायता से। यदि किसी छोटे बच्चे के दांत जब टूट जाता है, दांत गिरता है, उनके दांत जब गिरते हैं तो वह त वर्ग को स्पष्ट नहीं बोल पाता है, तो तुतलाता है, फिर उसकी ध्वनि वो आवाज निकल, पहले हवा निकल जाती है दांत नहीं होने के कारण। बुढ़े व्यक्ति भी जब दांत गिर जाते हैं उस वक्त भी उनको ये त वर्ग और ल और स बोलने के अंदर समस्याएं आती हैं। इसके अलावा ओष्ठ से, ओष्ठ होठों की सहायता से बोले जाने के कारण इसे ओष्ठीय ध्वनि कहा जाता है। ओष्ठीय ध्वनि, या तो इसमें प वर्ग पूरा ओष्ठीय ध्वनि होता है। प वर्ग के अलावा भ भी इसमें आता है, प, फ, ब, भ, म और व बोलेंगे तो आपको आप देखेंगे पूरा दांत मतलब जीभ मतलब होठों को स्पर्श करता है, इसीलिए व बोलेंगे तो भी होठों की सहायता से बोली जाती है, इसीलिए इसे ओष्ठीय ध्वनि कहा गया। यदि किसी बच्चे का होठ कट जाता है या फिर किसी का होठ ऊपर से किसी कारणवश जीन प्रारूप की कुछ गड़बड़ के कारण या फिर कुछ और अन्य कारण भी यदि होठ कटा हुआ है तो उसको ये प वर्ग बोलने में समस्याएं आती है। जब मैंने कल पिछली कक्षा में भी आपको बताया था कि परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे जाता है कि यदि किसी व्यक्ति का ऊपर वाला या नीचे वाला होठ कटा हुआ है तो उसको कौन सा वर्ण का उच्चारण करने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो क्योंकि ओष्ठीय ध्वनि है, होठों की सहायता से बोली जाएगी, होठ कटा हुआ है तो इसको इस वर्ग को बोलने में दिक्कत आती है। ये था आपका उच्चारण स्थान। देखा कंठ, तालु, मुर्दा, दंत, ओष्ठ और कंठमूल। मतलब जो कंठमूल काकल्य ध्वनि, जो सबसे कंठ का जो पीछे वाला भाग है उसे कंठमूल कहा जाता है और उससे उच्चारण ह और विसर्ग ध्वनियों का उच्चारण किया जाता है। ह का उच्चारण भी जब ह बोलते हैं तो एकदम क में फिर भी आवाज थोड़ा पहले से निकलती है। आप उच्चारण करके देखें, क जब बोलते हैं तो जीभ उसको रोकने का प्रयास करती है और वहां से क वर्ग पूरा क, ख, ग, ये जीभ उस हवा को वहां कंठ से निकलते हवा को रोकने का प्रयास करती है, जबकि ह में जीभ निष्क्रिय रहती है और ध्वनि सीधी कंठ से ही निकल के आती है, कंठ के मूल से निकल के आती है, इसलिए इसे कंठमूलीय ध्वनि कहा जाता है। आप उच्चारण करके देखिएगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि ये ध्वनि का किस प्रकार से वर्गीकरण होता है, उच्चारण स्थान के किस प्रकार से। नहीं तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद पर प्रैक्टिकली देख लेंगे, प्रैक्टिकल करके देख लेंगे तो बहुत आसानी रहती है। और ये विसर्ग भी जब हम बोलते हैं अतः पीछे जब बिंदु लगती है तो ह की आवाज उच्चारण करते हैं हम थोड़ा सा जोर दे करके,
उच्चारण करते हैं, तो ये भी जीभ निष्क्रिय रहती है और कंठ के मूल से ध्वनि निकलती है। इसके कारण इसको काकल्य ध्वनि या कंठ मूल कहा जाता है। कंठ के मूल निकलने के कारण इसे काकल्य ध्वनि भी कहा जाता है। ये तो था उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। अब व्यंजनों का वर्गीकरण हम एक बार देख लेते हैं स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर। स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पे का मतलब होता है जब हम बोलते हैं तो उस वक्त जो स्वर तंत्री है अपने अंदर जो पीछे काकल्य में उसका कंपन किस प्रकार कितना होता है, उसके आधार पर इस ध्वनियों का वर्गीकरण। जब हम प्रथम और द्वितीय किसी भी वर्ग का जो 5 वर्ग है उस 5 वर्गों में प्रथम और द्वितीय वर्ण है उसको अघोष माना गया है और तृतीय चतुर्थ और पंचम वर्ण को अंतिम 3 वर्णों को सघोष ध्वनि माना गया है। जब बोलते हैं तो इसमें एक घोष आवाज होती है और इसमें आवाज नहीं होती। 2 रूप होते हैं स्वर तंत्रियों के आधार पे, एक अघोष और एक होता है सघोष। अघोष जो मतलब जिसमें घोष नहीं, अ का मतलब क्या होता है नहीं, घोष नहीं, घोष का मतलब घोषणा या आवाज जो गूंजती है उसी को मान सकते हैं हम घोष। तो जिसमें घोष नहीं, अ का मतलब जब उपसर्ग आगे अ उपसर्ग लगता है इसका मतलब नहीं का भाव होता है। जिसमें नहीं का भाव होता है, जैसे शिक्षा में अ लग गया, अशिक्षा मतलब शिक्षा नहीं, ठीक है ना। तो ज्ञान में अ लग गया अज्ञान, तो जिसमें ज्ञान नहीं, तो अ जहां लग जाता है वहां नहीं का भाव होता है। तो जो प्रथम और द्वितीय वर्ण होता है वह अघोष होता है जिसमें घोष नहीं होता है, और तृतीय चतुर्थ और पंचम वर्ण होता है किसी भी वर्ग का वह सघोष कहलाता है। सघोष का स का मतलब है सात का भाव होता है। स जिस शब्द के आगे उपसर्ग स उपसर्ग लगता है उसका मतलब सात का भाव होता है। सघोष यानी घोषणा के साथ, घोष के साथ है या घोष वर्ण जिसे कहा जाता है। यह घोष के साथ। तो ये होते हैं वर्ग के प्रथम 2 वर्ण, प्रथम और द्वितीय वर्ण। वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण। प्रथम और द्वितीय वर्ण होता है वह अघोष होता है, और सघोष वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण। तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण होता है वह सघोष या घोषीय ध्वनि होता है, घोष होता है। पहले में क वर्ग में क और ख, च वर्ग का च और छ, ट वर्ग का ट और ठ, त वर्ग का त और थ, प वर्ग का प और फ, ये अघोष ध्वनि कहलाती है। सघोष के अंदर जो अंतिम 3 वर्ण जो बच्चे क और ख हम बोल लिया था इसके अंदर, उसमें ग, घ, ङ, ज, झ, ञ, ट, ठ, मतलब ट इसमें आ गया था, ड, ढ, न, द, ध, न, ये आता है इसमें। और न के बाद ब, भ और म भी इसी में आता है। और इसके बाद म के बाद कौन सा स्टार्ट होता है, य, र, ल, व। तो य, र, ल, व इस सघोष में आता है। य, र, ल, व ये ध्वनि भी सघोष के अंदर आती है। और ये स, छ और स उसके साथ ह और विसर्ग ये कौन सी आती है, जिसे अघोष कहा गया, लेकिन ह होता है ये काकल्य ध्वनि है, इसके कारण इसको इसमें नहीं मानते हैं, घोष में नहीं मानते हैं। मैंने ये तीनों के साथ इसीलिए लिखा ताकि थोड़ा समझ में आए। इसे हम घोष ध्वनि मानते हैं क्योंकि ये जीभ निष्क्रिय रहती है, स्वर की तरफ है, अ की तरह आवाज होती है, और सभी स्वर होते हैं वो सघोष ध्वनि होती है। सभी स्वर एवं ह, सभी स्वर एवं ह घोष ध्वनि कहलाती है। तो एक बार वापस देख लें, स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर ध्वनि या व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं, अघोष और सघोष। अघोष जिसमें घोष नहीं, सघोष घोष के साथ। घोष का मतलब घोषणा, जो आवाज तंत्रियां जो कंपन करती है उसके आधार पर किसी भी वर्ग के प्रथम 2 वर्ण, पहला और दूसरा वर्ण वो आता है अघोष ध्वनि के साथ, और तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण आता है वो आता है सघोष के साथ। पहला, दूसरा इसमें, तीसरा, चौथा, 5वां जो आता है घोष के साथ, ठीक है ना। और उसके साथ सभी स्वर और ह ये इसके साथ आता है, य, र, ल, व घोष ध्वनि, क्योंकि जहां पे ब, भ, म जहां होता है, म के बाद य स्टार्ट होता है,
तो ये इसके साथ कंटिन्यू रहेगा, य र ल व। और वापस स आता है वो इसमें छ स और से, ठीक है ना। और ह इसके अंदर नहीं आके उसमें आता है, वो मैंने पहले से आपको बता दिया। विसर्ग ध्वनि भी इसी के साथ आती है। तो ये था हमारा आज की क्लास का वर्गीकरण, स्वर और व्यंजन ध्वनियों का विस्तृत वर्गीकरण देखा हमने। इसके बाद हम आगे की क्लास को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम शब्दों के बारे में देखेंगे। इसमें भी आगे थोड़ा सा वर्गीकरण और मैं लेके आऊंगा, और उसके बाद हम शब्द की तरफ बढ़ेंगे। शब्द में हम तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, उस शब्द का टॉपिक करेंगे। उसके बाद विकारी अविकारी शब्दों में हम संज्ञा, समास, संधि आदि सारे प्रकरण को देखेंगे। किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, आपका कोई सुझाव हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।